आज अदालत के बाहर की सुबह किसी साधारण सुबह जैसी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खामोशी दिखाई दे रही थी। लोगों की भीड़ लगी थी। कोई अखबार पढ़ते हुए खड़ा था तो कोई कानों में धीरे धीरे बातें कर रहा था। अदालत की बिल्डिंग पर पड़ती हुई सूरज की किरणें अब इस फैसले की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा रही थी। कमरा नंबर 8 में आज वो फैसला होने जा रहा था जो पूरे परिवार की किस्मत को बदल कर रख देगा। अभिजीत सिंह, उम्र 35 साल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आज कटघरे में खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी थकान थी और चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। उसने उस वक्त हल्के गुलाबी रंग की शर्ट पहनी हुई थी। उसके पास उसका वकील बैठा हुआ था जो बार बार अपनी फाइल के पन्नों को लगातार गंभीरता से पलट रहा था। और दूसरी तरफ अंजना सिंह बैठी थी। लाल रंग का गहरा दुपट्टा, आंखों में काजल और चेहरे पर ऐसे हाव भाव जैसे वो बहुत ही लाचार हो। उनके पास शहर का एक जाना माना वकील था जिसने पहले भी कई बड़े बड़े मुकदमे जीते थे। जज जसवंत सिन्हा ने कुर्सी संभालते हुए फाइल खोलते हैं। केस नंबर 26। अंजना सिंह, ये मुकदमा कई महीनों से चल रहा था। अंजना ने अपने पति अभिजीत, ससुर दिनेश सिंह, सास ममता देवी और ननद गरिमा पर मारपीट, दहेज और संपत्ति पर कब्जा सहित कई तरह के गंभीर इल्जाम लगाए हुए थे। अदालत में अंजना के वकील ने एक एक करके सारे इल्जामों को दोहराया। मेरी क्लाइंट अंजना सिंह पिछले 3 सालों से नर्क जैसी जिंदगी गुजार रही हैं। उनके पति अभिजीत सिंह ने उन्हें बार बार मारा पीटा है। अंजना जी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई और उसी के आधार पर अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। रिपोर्ट इस वक्त आपके हाथों में है जज साहब। सारी सच्चाई बिल्कुल साफ है। अभिजीत और उसका पूरा परिवार कसूरवार है और मैं उन लोगों के लिए सख्त से सख्त सजा सुनाने की आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। ये सुनते ही अभिजीत ने अपना सिर झुका लिया। उसके वकील ने कुछ और बहस की, लेकिन उनकी दलीलें काफी कमजोर थीं। पुलिस की रिपोर्ट अंजना के पक्ष में थी। सारे दस्तावेज, सारे बयान, सब कुछ अंजना के पक्ष में ही झुके हुए थे। दरअसल शुरुआती जांच पड़ताल में अंजना ने बड़ी ही चालाकी से काम लिया था। उसने उस दिन शिकायत दर्ज कराई जब उसके शरीर पर निशान दिख रहे थे जो अभिजीत को गुस्से में हद से ज्यादा उकसाने के बाद हुए थे। अंजना के पास पहले से ही काफी पैसे थे और फिर उसने बड़ी ही चालाकी और होशियारी के साथ उन पैसों का इस्तेमाल किया। जांच अधिकारी को हर बार एक लिफाफा मिल जाता था और बस उसी के आधार पर झूठे गवाह तैयार करवाए गए और यहाँ तक कि अदालत के सामने जो कागज पेश किए गए उनमें वो बातें लिखी गईं जो कभी हुई ही नहीं थी। दिनेश सिंह जी 66 साल के रिटायर्ड स्कूल टीचर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। उन्हें पूरे मोहल्ले में इज्जत की नज़र से देखा जाता था। इस वक्त वो बीमार चल रहे थे। उनका दिल भी काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन ऐसी नाजुक घड़ी में उन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे उन्हें सुनकर तो किसी का भी दिल कांप उठता। ममता देवी जब अदालत में बैठी हुई थी तो उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एक माँ जिसने सारी जिंदगी अपने परिवार को समेट कर रखा, उसकी खुशियों को बनाए रखा, आज वही कटघरे में खड़ी हुई थी। और गरिमा तो अभी पढ़ रही थी। उसकी उम्र सिर्फ 23 साल ही थी। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसका नाम अदालत में लिया जाएगा। इसके बाद फैसले का दिन आया और फिर जज साहब यशवंत सिन्हा ने अपना फैसला सुनाया। इस अदालत ने सारे दस्तावेज, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली हैं। अभिजीत सिंह कसूरवार पाए गए हैं। उन्हें 12 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा अंजना सिंह को एलिमनी के तहत हर महीने 1 लाख रुपए देना होगा। अदालत में शोर मच गया। अंजना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। अभिजीत बस चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक बार भी अपना सिर नहीं उठाया। पर अभिजीत की मां की चीख एक बार अदालत में गूंज गई। दिनेश जी ने आंखें बंद कर ली और गरिमा रोती रही। शाम को जब अभिजीत को जेल ले जाया जा रहा था तो उसने पलट कर देखा। उसके पापा बेंच पर बैठे सिर झुकाए हुए थे और उनकी माँ उनका हाथ पकड़े हुए थी और गरिमा उनके पास ही खड़ी थी जिसकी आंखें लाल थीं। अभिजीत की जुबान पर बस एक ही बात थी, पापा मैंने कुछ भी नहीं किया है। दिनेश जी ने सिर उठाया। उनकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन उनकी आवाज में भरोसा भी था। मुझे पता है बेटा,
सच को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। हम लोग फिर से लड़ेंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि इस सच्चाई को सामने लाने वाली एक इंसान थी जो इसी शहर में मौजूद थी, जो सालों से अभिजीत के बारे में सोचती आई थी। उसने उसे भुलाने की कोशिश भी की थी, मगर वो कभी उसे भूल नहीं सकी थी। उसका नाम नंदिनी था। उसी रात नंदिनी ने न्यूज़पेपर में खबर पढ़ी, अभिजीत सिंह को 12 साल की कैद हुई, जिसे पढ़कर उसके हाथ से अखबार छूट गया। उसने उस नाम को बार बार पढ़ा, मगर उसे बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हुआ। हैरत से जब उसने अपनी आंखें बंद की तो कई साल पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। स्कूल का वो मैदान, वो किताबें, वो हंसी और वो लड़का जो हमेशा सबसे आगे बैठता था और सबसे ज्यादा मेहनत भी करता था, वो अभिजीत था। नंदिनी ने अखबार उठाया और एक लंबी सांस ली और फैसला कर लिया कि वो इस मुकदमे की हर अंतिम तह तक जाएगी। नंदिनी की उम्र 32 साल थी। मुंबई के एक बहुत बड़े कानून के ऑफिस में उसका नाम इज्जत के साथ लिया जाता था। वो अपने तमाम साथी वकीलों से कई ज्यादा तेज तर्रार वकील थी। उसने पिछले समय में कई मुश्किल मुकदमे जीते थे। अदालत में जब भी वो बोलती थी तो जज भी ध्यान से सुनते थे। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था जो विरोधी वकील की हिम्मत को चकनाचूर करके रख देता था। लेकिन उस रात वो सिर्फ एक इंसान थी। बालकनी में बैठकर वो सामने लगातार घूरती जा रही थी। उसकी चाय भी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन नजरें अखबार पर जमी हुई थी, मगर उसके ख्याल कहीं और ही चले गए थे। जब नंदिनी ने पहली बार अभिजीत को देखा तो वो स्कूल में थी। उस स्कूल में पढ़ाई लिखाई का माहौल काफी अच्छा था। हर बच्चे की अपनी एक अलग पहचान थी। कोई खेल कूद में आगे था तो कोई प्रतियोगिता में और कोई पेंटिंग बनाने या डांस करने में। अभिजीत सिंह मैथ और साइंस में काफी आगे था। नंदिनी को याद था पहले दिन जब अभिजीत ने सर का दिया हुआ वो सवाल हल कर लिया था जो पूरी क्लास के लिए बहुत ही मुश्किल था। टीचर ने उसको खड़ा किया। अभिजीत, यहाँ आओ और बोर्ड पर इस सवाल को हल करो। अभिजीत बिना किसी घबराहट के उठा। उसने चौक उठाया और फिर धीरे धीरे उसके हाथ पूरे भरोसे के साथ बोर्ड पर चलने लगे और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते सवाल हल हो गया। ये देखकर पूरी क्लास तालियां बजाने लगी। नंदिनी ने भी उसके लिए तालियां बजाई थी, मगर उसकी तालियां कुछ और ही तरह की थीं। उनमें एक अजीब सा जज्बा था जिसे वो खुद भी समझ नहीं सकी। धीरे धीरे उसकी दोस्ती अभिजीत से हो गई। अभिजीत काफी कम बोलता था, मगर जो भी कहता था वो काफी गहराई से कहता था। नंदिनी ज्यादा बोलती थी, मगर उसकी हर बात में अभिजीत दिलचस्पी भी लेता था। लंच के वक्त वो स्कूल के पुराने पेड़ के नीचे बैठते। कभी वहां पर खाने पीने की, कभी पढ़ाई लिखाई की, तो कभी जिंदगी की बातें होती। एक दिन अभिजीत ने कहा, नंदिनी, मुझे बड़े होकर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जो लोगों की जिंदगी को आसान कर दे। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नंदिनी ने कहा, और मैं बड़ी होकर वकील बनूंगी, ऐसी वकील जो झूठ को कभी भी जीतने नहीं देगी। ये सुनकर अभिजीत हंसने लगा और बोला, तो फिर तो हम दोनों बहुत ही काम के इंसान होंगे। नंदिनी को लेकिन तब ये नहीं पता था कि ये बात इतने सालों बाद इतनी जरूरी हो जाएगी। इसके बाद अभिजीत ने साइंस ले ली। इसके बाद उनकी क्लासें अलग अलग हो गई थी, जिस वजह से मिलना कम हो गया, लेकिन बातचीत खत्म नहीं हुई थी। नंदिनी को याद था एक शाम स्कूल के एनुअल फंक्शन में डिबेट का कंपटीशन था और जिसका टॉपिक था मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंसान को अकेला बना रही है। उसमें नंदिनी ने भी हिस्सा लिया। उसने अपनी बात इतनी मजबूती से रखी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था, जिस वजह से उसे पहला इनाम भी मिला। जब वो स्टेज से उतरी तो भीड़ में अभिजीत खड़ा था। वो उसके लिए देर तक तालियां बजाता रहा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट नंदिनी आज तक नहीं भूली। और फिर 12वीं के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। अभिजीत को मुंबई के ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया और नंदिनी पुणे चली गई कानून की पढ़ाई करने के लिए। जाने से पहले दोनों स्कूल के उसी पेड़ के नीचे मिले। अभिजीत ने कहा, नंदिनी, अपने सपनों को कभी भी मत छोड़ना। उसने जवाब दिया, हाँ, और तुम भी मत छोड़ना। फिर दोनों नम आंखों के साथ अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। नंदिनी कुछ और कहना चाहती थी। उसके दिल में बहुत कुछ था, मगर उसके शब्द गले में ही अटक गए।
अभिजीत की नजरें हमेशा आगे अपने सपनों को देखने में ही लगी रहीं। उसे वो नहीं दिखा जो नंदिनी अभिजीत में देखती थी। फिर वो लोग बिछड़ गए, फोन नंबर बदल गए, जिंदगी बदल गई, शहर भी बदल गए, यहाँ तक कि दोनों की दुनिया ही बदल गई। नंदिनी ने कई बार अभिजीत को ढूंढना चाहा, मगर हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जो उसे रोक लेता। कभी उसका काम, कभी जिम्मेदारियां, और शायद वो डर भी जो अक्सर प्यार के साथ होता है। और फिर इतने साल गुजर गए। नंदिनी मुंबई आ गई और वहां पर एक मशहूर वकील बन गई। उसने कई सारे मुकदमे लड़े और जीते भी। उसका नाम बहुत फेमस हो गया था, मगर उस नाम के पीछे एक दिल भी था जो अभी भी कभी कभी उस पेड़ के नीचे बिताई गई यादों को याद करता था। फिर वो अखबार और वो खबर, नंदिनी ने वो खबर पूरी पढ़ी। दहेज, मारपीट, 12 साल की कैद, 1 लाख महीने का मेंटेनेंस और साथ में 50 लाख का हर्जाना भी। ये सब पढ़कर उसका दिल बैठ गया था। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ उसके अंदर की वकील भी जाग उठी थी। उसे कुछ बातें बहुत ही अजीब सी लगी कि आखिरकार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी पूरी कैसे हो गई। अभिजीत के वकील ने कोई मजबूत दलील क्यों नहीं रखी। सारे इल्जाम इतने साफ सुथरे और पॉइंट टू पॉइंट तरीके से कैसे लिखे गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ऐसे नहीं बल्कि उन्हें पहले से ही किसी ने तैयार कर लिया हो। नंदिनी का एक्सपीरियंस बता रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है, और उसका दिल कह रहा था कि अभिजीत ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। वो अभिजीत जो स्कूल में कभी किसी से झगड़ा तक नहीं करता था, जो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता था, और जिसके पिता खुद एक टीचर थे जिन्होंने उसे सिखाया था कि इज्जत कमाई जाती है, ना कि खरीदी जाती है। नंदिनी ने अपनी ठंडी चाय का एक घूंट पिया, कप रखा, फिर उठी और अपने ऑफिस में पहुंच गई। उसने लैपटॉप खोला और अभिजीत सिंह और अंजना सिंह केस टाइप किया और फिर सब कुछ सर्च करना शुरू कर दिया। मुकदमे की फाइल खुली। उसने पूरी रात बैठकर मुकदमे की डिटेल को पढ़ा, एक एक शब्द, एक एक लाइन। सुबह होते होते उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो चुके थे और उनके जवाब ढूंढने के लिए उसने फैसला कर लिया था कि वो अभिजीत की तरफ से अब इस मुकदमे में उतरेगी। उसने अपनी सेक्रेटरी रुवीना को फोन किया। कल सुबह मुझे जेल में अभिजीत सिंह से मिलने की इजाजत के लिए रिक्वेस्ट करनी है, और हाँ, इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बुला लो जिसे हम मुश्किल मुकदमों में इस्तेमाल करते हैं। फोन रखकर नंदिनी कुछ देर शांत बैठी। उसके दिमाग में अभिजीत का वो चेहरा था जो अब अखबार में था, थका हुआ, टूटा हुआ। उसने दिल ही दिल में कहा, अभिजीत, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह नंदिनी अपने ऑफिस पहुंची तो उसकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी, मगर कदमों में एक पक्का इरादा था। मेज पर मुकदमे की फाइलें बिखरी पड़ी थीं और दिल में एक ऐसा जज्बा था जो उसे अंदर से जला रहा था। झूठ को आज नहीं तो कल हारना ही होता है। मुंबई की सुबह अभी पूरी तरह से अपने जोश में आ नहीं पाई थी। सड़कों पर हल्की सी धुंध थी। चाय की दुकानें खुल रही थी। अखबार वाले साइकिल पर निकल चुके थे, मगर नंदिनी के ऑफिस में पहले से ही लाइट जल रही थी। वो अपनी मेज पर झुकी हुई थी और कम से कम तीसरी बार कॉफी पी चुकी थी। एक नोटपैड पर उसने ढेर सारे सवाल लिख डाले थे। तभी रुबीना ने दरवाजा खटखटाया और बोली, मैडम, वो लोग आ चुके हैं। नंदिनी ने कहा, अंदर भेजो। फिर 2 लोग अंदर आए। एक का नाम अजय था, उम्र लगभग 45 साल के आसपास, तेज आंखें, साधारण कपड़े, देखने में बिल्कुल साधारण इंसान जैसा, मगर मुंबई में इससे बेहतर जासूस और कोई नहीं था। उनकी एजेंसी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। पिछले 15 सालों में उन्होंने कई बड़े बड़े राज खोल दिए थे। और दूसरी उसकी साथी थी निशा, जो लगभग 30 साल की थी, एकदम सतर्क और समझदार। उसका काम डिजिटल निशानों को ढूंढना था। नंदिनी ने उन्हें बैठने का इशारा किया। मुझे अंजना सिंह के बारे में सब कुछ जानना है, उसकी आदतें, उसके पैसे और खर्चों का हिसाब, उसके कौन कौन दोस्त हैं, खास तौर पर उस दिन की जानकारी जिस दिन अभिजीत सिंह पर इल्जाम लगाया गया। उस दिन के एक एक घंटे की मुझे पूरी जानकारी चाहिए। अजय ने फाइल देखी और बोला कि हमारे पास कितना वक्त है मैडम? नंदिनी ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके। एक इंसान जेल में बंद है, उसका हर एक पल बहुत कीमती है। अजय और निशा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर कई महीने गुजर गए। अजय और निशा नंदिनी के ऑफिस में आए
इस बार उनके हाथ में एक मोटी सी फाइल थी जिसमें कई सारी तस्वीरें थी, कुछ रिपोर्टें भी लगी हुई थीं और साथ में एक पेन ड्राइव भी थी। अजय ने मेज पर फाइल रखी और कहा, मैडम, हमने जो भी जानकारी ढूंढ निकाली है वो आपको हैरान कर देगी। नंदिनी ने हैरानी से कहा, बताइए क्या क्या मिला। अजय ने अपना लैपटॉप खोला और कहा, हमने अंजना के सोशल मीडिया अकाउंट, उसके फोन रिकॉर्ड्स और क्रेडिट कार्ड के बिल देखे हैं, जिनसे पता चला है कि पिछले 18 महीनों में अंजना सिंह ने ऑनलाइन खरीदारी पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। कपड़ों से लेकर ज्वेलरी, महंगे महंगे जूते और घर की सजावट का सामान, ऐसी चीजें जो साधारण परिवारों में कोई सोच भी नहीं सकता। अभिजीत की सैलरी अच्छी थी, लेकिन अपने खर्चों के अलावा माँ बाप के इलाज और बहन की पढ़ाई पर भी पैसा खर्च किया जाता था। तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? अंजना के पास 2 क्रेडिट कार्ड थे। एक के बारे में अभिजीत को पता था और एक के बारे में नहीं पता था। दूसरे कार्ड पर उसने तकरीबन 12 लाख रुपए का खर्च कर लिया था। ये सुनकर नंदिनी ने एक लंबी सांस ली। अजय ने सारी तस्वीरें खोलकर रखी और कहा, अभिजीत के पड़ोसियों से बात हुई है। उनमें से 3 ने बताया है कि जब अभिजीत शहर से बाहर होता था तो अंजना घर में पार्टियां करती थी। देर देर रात तक तेज तेज म्यूजिक बजता रहता, ढेर सारे लड़के लड़कियां आते और सुबह कई सारी शराब की बोतलें घर के बाहर पड़ी हुई मिलती थीं। एक बार एक पड़ोसन कुसुम ने खुद देखा कि एक रात ममता अपनी छत पर खड़ी होकर रो रही थी। जब कुसुम ने उनसे पूछा कि क्या हो गया, तो वो बोली, हम तो अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं और बहू की हरकतों से बहुत परेशान हैं। एक बार जब दिनेश जी ने पार्टी बंद करने को कहा तो अंजना ने उनके सामने फोन उठाया और बोली, बस एक कॉल करूंगी और अभी तुम दोनों जेल में दिखाई दोगे। ये सुनकर बेचारे दिनेश जी चुप हो गए। कमरे में गहरी खामोशी पसर गई। तभी निशा ने पेन ड्राइव लगाई और कहा, मैडम, याद है अंजना ने इल्जाम लगाया था कि दिनेश सिंह ने उस पर जुल्म करने की कोशिश की थी और उसने एक तारीख भी बताई थी। नंदिनी ने फाइल खोली और कहा, हाँ, 8 मार्च। निशा ने स्क्रीन खोली और कहा, 8 मार्च को दिनेश जी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में थे। उनके दिल का एक जरूरी टेस्ट था और वो टेस्ट पूरे दिन चला था। ये हॉस्पिटल का पूरा रिकॉर्ड है और डॉक्टर की रिपोर्ट भी साथ में है। और ये रहा हॉस्पिटल का बिल और सीसीटीवी फुटेज भी, जिसमें वो सुबह से लेकर शाम तक अस्पताल में ही नजर आ रहे हैं। उस दिन वो घर पर थे ही नहीं। अजय ने आगे कहा, हमने उस दिन उनके घर के पास के 2 दुकानदारों से भी बात की है। उन्होंने बताया कि सुबह एक ऑटो दिनेश जी को लेकर गया था और शाम को वापस लेकर आया था। ऑटो वाले का नाम मुकेश है, वो भी गवाही देने को तैयार है। नंदिनी ने एक और फाइल उठाई और पूछा, पुलिस रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी मिली? अजय ने धीरे से कहा कि ये बहुत ही नाजुक मामला है। देखिए, मैं आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, हमें पता चला है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अंजना ने जो ऑफिसर इस मामले की जांच कर रहा था उससे कई बार मुलाकातें की और हर मुलाकात के बाद उस ऑफिसर के अकाउंट में पैसे आए। थाने के पास ही एक चाय वाला है जिसका नाम राजू है। उसने बताया कि अंजना कई बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से थाने के पीछे मिलती थी और हर बार उसके हाथ में एक बैग होता था। नंदिनी ने सब कुछ नोट कर लिया। जब अजय और निशा चले गए तो वो अकेली बैठी रह गई। सामने टेबल पर सबूतों का ढेर पड़ा हुआ था। अस्पताल के सारे कागजात थे, क्रेडिट कार्ड के बिल थे, पड़ोसियों के बयान थे, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी और ऑटो वाले का एड्रेस भी था। एक एक करके सारी परतें उतर रही थीं। अंजना का वो चेहरा जो अदालत में बहुत ही दुखी और मजबूर औरत का दिख रहा था, उसके पीछे एक और चेहरा था, साजिश वाला, चालाक और बहुत ही खतरनाक। एक औरत जिसने ना सिर्फ अपने पति को बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करने की तगड़ी प्लानिंग की थी और वो कामयाब भी हो गई थी। एक बूढ़े टीचर पर ऐसा इल्जाम जिसने उनकी सारी जिंदगी की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। एक माँ को दहेज की लालची साबित करने की कोशिश की गई और एक जवान लड़की को झूठे मुकदमे में घसीट लिया गया। नंदिनी की मुट्ठियां बंद हो गई थीं, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि ये सब जानना काफी नहीं है। अब अभिजीत से खुद मिलना होगा, क्योंकि उसका अपना बयान भी जरूरी है। अदालत में सिर्फ सबूत नहीं चलते, सच भी चलता है और सच तभी सामने आता है जब इंसान खुद अपनी जुबान से बोले। उसने तुरंत फोन उठाया और कहा, रुबीना,
कल मुझे जेल जाना है। परमिशन का अरेंजमेंट हो गया है? रवीना ने कहा कि जी मैडम, कल सुबह का वक्त मिल गया है। अगली सुबह मुंबई की जेल के बाहर नंदिनी खड़ी थी। उसने उस वक्त पिंक कलर का सूट पहन रखा था, हाथ में काले रंग की फाइल थी और चेहरे पर एक प्रोफेशनल वकील वाला भाव था। हालांकि अंदर से वो उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही थी जितनी बाहर से दिख रही थी। दरवाजे पर संतरी ने सारे कागज देखे और परमिशन की पर्चियां भी देखी। उसके बाद ही उसे अंदर जाने दिया गया। जब वो अंदर पहुंची तो देखा कि लंबा रास्ता था। दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं और ऊपर की तरफ कांटेदार तारें लगी थीं। फर्श पर पुरानी टाइलें थीं। हवा में एक अजीब सी बू थी जो बंद जगहों पर अक्सर होती है। एक कमरे में उसे बिठाया गया। सामने मोटे शीशे का पर्दा था। इधर नंदिनी की कुर्सी लगाई गई और उधर एक दूसरी कुर्सी खाली रखी थी। नंदिनी ने फाइल मेज पर रखी, हाथ जोड़े, गहरी सांस ली और इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक संतरी के साथ एक आदमी अंदर आया। नंदिनी ने उसे देखा। वो अभिजीत था, लेकिन ये वो अभिजीत नहीं था जिसे उसने सालों पहले उस पेड़ के नीचे छोड़ा था। वो जिसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और कदमों में एक खास चाल थी। ये अभिजीत तो थका हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी भी साफ नहीं थी, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। जेल के सफेद कपड़े उसे और भी ज्यादा कमजोर दिखा रहे थे। वो धीरे से आकर कुर्सी पर बैठ गया। पहले कुछ पल के लिए वो खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। नंदिनी, तुम? उसकी आवाज में हैरानी थी। नंदिनी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, हाँ अभिजीत, मैं नंदिनी हूं। नंदिनी को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर अभिजीत की आंखें भर आईं। उसने तुरंत नजर नीचे कर ली और अपने होंठ भींच लिए। वो रोना नहीं चाहता था, इसलिए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक खामोशी पसरी रही। फिर अभिजीत ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो नंदिनी? नंदिनी ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ अभिजीत। अभिजीत ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे 12 साल की सजा हो गई है, पता है तुम्हें? और साथ ही साथ मुझ पर 50 लाख का हर्जाना भी लगा है। मेरे पापा बीमार हैं, मेरी माँ अकेले ही सबको संभाल रही है, गरिमा की पढ़ाई तक रुक गई है। मेरे पास भला बचा ही क्या है जिसके लिए तुम यहाँ आई हो? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं सच जानना चाहती हूँ। अभिजीत ने एक पल के लिए उसकी तरफ ध्यान से देखा और पूछा, कैसा सच? नंदिनी ने कहा, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम से पूरी जांच पड़ताल करवाई है और मुझे बहुत कुछ पता चला है, लेकिन अब मुझे तुम्हारा सच भी चाहिए, तुम्हारी अपनी जुबान से। ये सुनकर अभिजीत ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, ये बताओ, मेरा सच सुनने से भला क्या होगा? अदालत में तो फैसला हो ही चुका है ना? नंदिनी ने कहा, फैसला बदला भी जा सकता है अगर नए सबूत सामने आ जाएं, अगर सही तरीके से मुकदमे को लड़ा जाए। देखो अभिजीत, मैं तुम्हारी वकील बनना चाहती हूँ। ये सुनते ही अभिजीत ने उसे देखा। तुम? लेकिन क्यों? हमारे बीच तो बस दोस्ती थी ना? नंदिनी ने कहा, और दोस्त एक दूसरे को अंधेरे में नहीं छोड़ते। अभिजीत ने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, ठीक है, बताओ तुम क्या जानना चाहती हो? नंदिनी ने कहा, सब कुछ, जो भी हो, एकदम शुरू से। अभिजीत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे कोई पुरानी किताब के एक एक पन्ने को पलट रहा हो जो बहुत दिनों से बंद थी। अभिजीत ने कहा, अंजना से शादी को 4 साल हो गए थे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। वो खूबसूरत थी, अच्छी अच्छी बातें करती थी, मेरे माँ बाप भी खुश थे। लेकिन 6 महीने बाद ही एकदम से सब कुछ बदलने लगा। पहले तो छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते। अंजना को पैसों की बहुत जरूरत रहती थी। उसे हर हफ्ते नई चीज चाहिए होती थी, महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी, बाहर खाना खाना। मैंने उसे मना नहीं किया, सोचा कि शुरू के दिन हैं, मगर उसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। जब उसके खर्चे पूरे करने के लिए मेरी सैलरी भी कम पड़ने लगी तो वो बोली कि तुम अपने पापा से पैसे लो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि पापा अब रिटायर हो गए हैं और फिर उनके भी अपने खर्चे हैं, भला उससे क्या होगा? तो उसने कहा कि उनकी जमीन बेच दो। उनके पास एक छोटी सी जमीन है जो उनकी पूरी जिंदगी की कमाई है। मैंने साफ मना कर दिया। उसी दिन से हमारे बीच एक दीवार खड़ी हो गई। नंदिनी सब कुछ सुन रही थी और लिखती जा रही थी। अभिजीत ने कहा कि मैं हफ्ते में 5 दिन ऑफिस जाता था और कभी कभी मुझे ऑफिस के काम से शहर से बाहर भी जाना पड़ता था।
इन दिनों घर में मम्मी, पापा, गरिमा और अंजना रहते थे। मुझे बाद में पता चला कि इन दिनों के बीच घर में क्या होता था। जब भी मैं चला जाता तो अंजना पूरी तरह से बदल जाती। अब वो मम्मी के साथ ऐसा बर्ताव करती जैसे वो घर की बहू नहीं बल्कि मालकिन हो। खाना वक्त पर नहीं बनता और वो उनकी दवाइयां भी छुपा देती और कहती कि मैं तो भूल गई हूं। अगर वो कुछ कहते तो जवाब में ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर देती। नंदिनी ने कहा, तो फिर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं चला? अभिजीत बोला, क्योंकि मुझे मम्मी पापा ने कुछ बताया ही नहीं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से हमारा झगड़ा हो और मेरी शादी टूट जाए। उनका सोचना यही था कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार मम्मी ने धीरे से कहा था, बेटा अंजना थोड़ी सी अजीब है, मगर मैं उस बात को वक्त पर समझ नहीं पाया। नंदिनी ने गहरी सांस ली और बोली, फिर क्या हुआ? अभिजीत की आवाज कांप गई। वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने है। मैं ऑफिस के एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो गया और मुझे छुट्टी मिल गई। मैंने सोचा घर जाकर मम्मी पापा को सरप्राइज दूं। जैसे ही मैं अपनी गली में पहुंचा तो दूर से ही म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा पड़ोस में जरूर कोई प्रोग्राम हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं घर के पास पहुंचा तो देखा कि आवाज तो मेरे ही घर से आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा अंदर पार्टी हो रही थी। पूरे घर में लोग थे, कुछ जाने पहचाने और कुछ अजनबी। म्यूजिक इतनी तेज था कि दीवारें तक हिलती हुई महसूस हो रही थी। मेज पर बोतलें पड़ी थीं और हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। मैं मम्मी पापा को ढूंढने लगा, पर वो पूरे घर में कहीं भी नहीं दिखे। फिर मैं ऊपर गया तो देखा कि ऊपर बने एक कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने तुरंत दरवाजे पर दस्तक दी तो मम्मी की आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, मम्मी मैं हूं, दरवाजा खोलो। मम्मी के चेहरे पर पहले तो हैरानी थी, फिर राहत। पापा कमरे के कोने में कुर्सी पर बैठे थे। उनका चेहरा पीला था। उनकी दवाई मेज पर नहीं थी। तेज म्यूजिक की वजह से उनके सिर में इतना दर्द था कि जैसे सिर फटा जा रहा हो। वो अपने कान कपड़े से बंद किए हुए थे। मैंने मम्मी से पूछा कि ये सब कब से हो रहा है? मम्मी ने कहा, बेटा ये तो अक्सर ही होता है जब तुम नहीं होते हो। ये सब सुनकर उस वक्त मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं तुरंत नीचे गया और अंजना को ढूंढा। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर जोर जोर से हंस रही थी। मैंने अंजना से कहा कि ये पार्टी अभी बंद करो और सब लोग अब यहाँ से चले जाएं। उसने हंसकर कहा, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने फिर उससे दोबारा कहा तो उसके चेहरे का रंग एकदम से बदल गया और वो जोर से बोली, ये मेरा घर है और मैं यहाँ जो चाहूँ वो करूँगी। मैंने उससे कहा कि ये मेरे पापा का भी घर है और वो बीमार हैं, इसलिए म्यूजिक बंद करो। ये सुनते ही अंजना बुरी तरह से भड़क गई। उसने कहा, तुम्हारे पापा को क्या हो गया है? मरे तो नहीं है ना? बस नाटक करते रहते हैं। अभिजीत की आवाज कांप रही थी। नंदिनी, मैंने जिंदगी में कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, न बचपन में न बड़े होकर, लेकिन जब उसने मेरे बीमार पापा के बारे में ऐसा कहा तो मेरा हाथ अपने आप ही उठ गया। बस एक थप्पड़ था और फिर जो हुआ वो मैं कभी भूल नहीं सकती। अंजना ने एक पल के लिए मुझे देखा। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी सी लहर थी, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। उसने तुरंत फोन उठाया और पुलिस बुला ली और मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। नंदिनी ने कलम रख दी। अभिजीत की बातें सुनकर उसके दिल में अजीब सी कसक थी। वो समझ रही थी कि एक इंसान जो पूरी जिंदगी सीधे रास्ते पर चला, जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसने अपने पापा की इज्जत और उनके दर्द को समझते हुए पहली बार गलती की और फिर उसी एक गलती को उसके खिलाफ हथियार बना लिया गया। नंदिनी ने कहा कि तुमने ये बातें अपने वकील को क्यों नहीं बताई? अभिजीत कहने लगा कि मैंने उसे सब कुछ बताया था, लेकिन उसने मुझे समझाया कि इससे तो और भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हाथ उठाना तो गलत है, इसलिए तुम्हारे लिए चुप रहना ही बेहतर है। नंदिनी ने एक लंबी सांस ली। अच्छा, तो इसीलिए तुम चुप रहे? देखो अभिजीत, सुनो, तुमने जो किया वो गलत था। एक थप्पड़ भी गलत होता है, लेकिन उसकी वजह क्या थी ये भी उतना ही जरूरी है। और अब मेरे पास वो सब सबूत हैं जो साबित करते हैं कि अंजना ने जो इल्जाम लगाए हैं वो झूठे हैं। दिनेश सिंह जी उस दिन हॉस्पिटल में थे। सीसीटीवी फुटेज है, गवाह है, क्रेडिट कार्ड के बिल हैं, पड़ोसियों के बयान भी हैं।
अभिजीत ने पहली बार ध्यान से नंदिनी की तरफ देखा। तुमने ये सब मेरे लिए किया नंदिनी? नंदिनी ने कहा, हाँ अभिजीत। अभिजीत ने पूछा, लेकिन क्यों? नंदिनी एक पल रुकी, फिर बोली, क्योंकि मैं झूठ को जीतते हुए कभी नहीं देख सकती, और क्योंकि तुम वो इंसान नहीं हो जो ये सब कर सके। अभिजीत की आंखें फिर से भर आईं। इस बार उसने अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि मुझे डर है नंदिनी। नंदिनी ने उसकी बात काट दी। अब किसी बात का डर नहीं, क्योंकि इस बार इंसाफ मिलेगा, मैं वादा करती हूँ। जब नंदिनी जेल से बाहर निकली तो उसका दिल बहुत भारी था, मगर उसके इरादे पूरी तरह पक्के थे। उसने अजय को फोन किया और कहा, सारे गवाह एकदम तैयार रखो और अस्पताल के डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी, सीसीटीवी फुटेज की कॉपी, सारी कॉपी, और मुकेश ऑटो वाले से एक बार और मिलो। इस मुकदमे में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई कमी रहनी चाहिए। अजय ने कहा, ठीक है मैडम। अगले कई महीने बहुत ही मुश्किल से गुजरे। फिर मुकदमा दोबारा खुला। अदालत में तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही थी। अंजना का वकील हर बार नई रिक्वेस्ट डालता, कभी कागजात पर सवाल उठाता तो कभी गवाहों की अहमियत पर और कभी सीसीटीवी फुटेज के असली होने पर, लेकिन नंदिनी हर बार पूरी तैयारी के साथ खड़ी रहती। अभिजीत को जेल में रहते हुए 1 साल का समय हो चुका था। दिनेश जी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई थी। ममता जी छोटे मोटे काम करके घर चला रही थी और गरिमा ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी ताकि वो अपनी माँ का साथ दे सके। उसने बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब नंदिनी को ये बात पता चली तो उसने खुद गरिमा की पढ़ाई का खर्च उठाने की पेशकश की। गरिमा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन नंदिनी ने कहा, गरिमा, तुम्हारे भाई पर मुझे पूरा भरोसा है और ये तुम पर कोई एहसान नहीं बल्कि एक दोस्त का फर्ज है। ये सुनकर गरिमा ने अपने आंसू पोंछे और उसकी बात मान ली। फिर वो दिन आया, फैसले की वो सुबह। नंदिनी अपने ऑफिस में बैठी थी। अभी बाहर अंधेरा था, सुबह की रोशनी पूरी तरह फैली नहीं थी। टेबल पर उसने पूरी तैयारी कर रखी थी, सारे सबूत, हर एक गवाह का बयान, हर एक कागज और अपना वो आखिरी जवाब जो उसने रात भर मेहनत करके तैयार किया था। उसने एक बार सब कुछ दोबारा देखा, फिर कुर्सी से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर शहर धीरे धीरे जाग रहा था। उसने खुद से कहा, आज अभिजीत को इंसाफ मिलेगा, आज झूठ हारेगा। अदालत के बाहर उस दिन रोज की अपेक्षा ज्यादा भीड़ थी। ये मुकदमा कई महीनों से पूरे शहर में लोगों के आकर्षण का और बहस का केंद्र बना हुआ था। लोग जानना चाहते थे कि आज क्या होगा। कुछ लोग अखबार लिए खड़े थे और कुछ लोग आपस में ही बातें कर रहे थे। कमरा नंबर 8, वही कमरा जहां पहले अभिजीत को सजा सुनाई गई थी, आज उसी कमरे में नया फैसला होने जा रहा था। नंदिनी ने काला कोट पहन रखा था। उसके सामने टेबल पर फाइलें थीं, सबूत थे और गवाहों की लंबी सूची थी। उसका चेहरा एकदम शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बता रही थी कि आज वो पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ लड़ेगी। दूसरी तरफ अंजना अपने वकील के साथ आई। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन इस बार पहले वाला भरोसा नहीं था। उसने कई बार नंदिनी की तरफ देखा, लेकिन नंदिनी ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। कटघरे में अभिजीत खड़ा था। उसने एक बार नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने हल्के से सिर हिलाया। अभिजीत ने लंबी सांस ली। पीछे की बेंच पर दिनेश जी और ममता जी बैठे हुए थे। दिनेश जी के हाथ में एक छोटी सी माला थी जिसे वो धीरे धीरे फेर रहे थे। ममता जी की आंखें बंद थीं और गरिमा उनका हाथ पकड़कर बैठी थी। तभी जज साहब यशवंत सिन्हा अदालत में आए। सभी लोग उठकर खड़े हो गए। जज साहब के बैठते ही सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। जज साहब ने फाइल खोली और केस के बारे में एक बार फिर से पढ़ा। फिर उन्होंने ऊपर देखा और कहा, वकील साहिबा, क्या आप तैयार हैं? नंदिनी खड़ी हुई। उसने फाइल उठाई, एक पल के लिए रुकी और फिर बोलना शुरू किया। योर ऑनर, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे सबूत रखने वाली हूं जिस पूरे मुकदमे की तस्वीर बदल कर रख देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूं। अदालत में पूरी तरह से खामोशी छा गई। इस मुकदमे में अभिजीत सिंह, उनके बुजुर्ग पिता, उनकी मां और उनकी बहन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और अदालत ने उन आरोपों को सच मानकर फैसला सुना दिया था। अभिजीत लगभग 1 साल से जेल में बंद हैं। उनके पिता एक सम्मानित रिटायर्ड शिक्षक हैं जिनकी प्रतिष्ठा को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया।
उनकी माँ और बहन को समाज में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन सच कभी इतना कमजोर नहीं होता कि हमेशा छिपा रहे। आज मैं एक एक सबूत आपके सामने रख रही हूँ। पहला सबूत। नंदिनी ने एक फाइल जज साहब की तरफ बढ़ाई और कहा, मिलॉर्ड, अंजना सिंह ने अपने ससुर दिनेश सिंह पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया था। ये आरोप 8 मार्च की तारीख से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, मुंबई के सिटी हॉस्पिटल का एडमिशन रिकॉर्ड, जिसमें साफ लिखा है कि दिनेश सिंह जी 8 मार्च को सुबह 9:15 पर अस्पताल में भर्ती हुए थे और शाम 6:15 के आसपास उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। उनके दिल की जांच पूरे दिन चली थी। तुरंत ही अंजना का वकील खड़ा हो गया और बोला, योर ऑनर, ये कागज असली है या नकली, इसकी जांच होनी चाहिए। नंदिनी ने शांत अंदाज में जवाब दिया, योर ऑनर, इसीलिए मैं यहाँ सिर्फ कागज लेकर नहीं आई हूँ। उसने तुरंत इशारा किया और एक सफेद कोट पहने हुए व्यक्ति हाथ में फाइल लेकर अदालत के अंदर आया। ये है डॉक्टर गिरीश शर्मा, सिटी हॉस्पिटल के सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट। 8 मार्च को दिनेश जी का टेस्ट इन्होंने ही किया था। डॉक्टर ने कहा, जी ये बात बिल्कुल सच है कि 8 मार्च को दिनेश जी पूरा दिन हमारे ही अस्पताल में थे। ये उनकी फाइल है। नंदिनी ने लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज चलाई। ये सिटी हॉस्पिटल की 8 मार्च की सीसीटीवी फुटेज है। सुबह 9 बजे आप देख सकते हैं कि दिनेश जी ऑटो से उतर रहे हैं और अस्पताल में जा रहे हैं। ये दूसरी फुटेज शाम 6 बजे के आसपास की है। देखिए, वो अब हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं। अदालत में कानाफूसी शुरू हो गई और फिर ऑटो वाले मुकेश को बुलाया गया। उसने अपनी डायरी दिखाई जिसमें 8 मार्च के सामने लिखा था, दिनेश साहब को सुबह 9 बजे हॉस्पिटल लेकर गया और वापस 6:15 पर लेने पहुंचा। उसने कहा कि मैं इन्हें हर बार अस्पताल ले जाता हूं। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। दूसरा सबूत, नंदिनी ने क्रेडिट कार्ड के बिल दिखाए। अंजना सिंह ने दहेज के लिए परेशान करने का इल्जाम लगाया है। ये देखिए, पिछले 18 महीनों में अंजना ने ऑनलाइन खरीदारी पर 13 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। कपड़े, ज्वेलरी और महंगा महंगा सामान। जो परिवार दहेज के लिए परेशान करता है, वो अपनी बहू को इतनी महंगी महंगी शॉपिंग कैसे करने देता है। इसके अलावा दूसरे क्रेडिट कार्ड पर 12 लाख रुपए का कर्ज भी है, जिसके बारे में अभिजीत नहीं जानता। अंजना की कुर्सी हिल गई। तीसरा सबूत, नंदिनी ने 3 गवाह खड़े कर दिए। पहले पड़ोसी रवि जी ने बताया कि जब अभिजीत घर से बाहर होता था तब घर में देर रात तक पार्टियां होती रहती थीं। तेज तेज म्यूजिक की आवाज बजती रहती थी और एक बार अंजना ने दिनेश जी से कहा था कि चुप रहो, अगर मेरे सामने जुबान चलाई तो तुम लोगों को जेल भिजवा दूंगी। दूसरी पड़ोसन कुसुम जी ने बताया कि उन्होंने ममता जी को छत पर खड़े होकर रोते हुए देखा था और जब उन्होंने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि हम तो अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं। तीसरा गवाह चाय वाले राजू ने बताया कि उसने अंजना को कई बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से थाने के पीछे मिलते हुए देखा था और हर बार उसके हाथ में एक बैग होता था जो वो उस ऑफिसर को ही देती थी। ये सारे सबूत देखकर और सुनकर अदालत में शोर मच गया। जज ने हथौड़ा मारा। अंजना के वकील ने कई बार विरोध जताया, लेकिन नंदिनी ने उनकी हर एक बात का बहुत ही साफ तरीके से जवाब दिया। फिर वो पल आया जब अंजना के वकील को दलील देनी थी। उसने वही कहा जो वो अब तक कहता आ रहा था कि अभिजीत और उसका परिवार सख्त सजा के काबिल है। फिर नंदिनी खड़ी हुई। उसने कोई कागज नहीं उठाया। जज की आंखों में देखकर बोली, योर ऑनर, मैं कोई नया सबूत नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां एक बात बहुत ही गहरी तरह से लोगों के दिमाग में बैठ गई है कि जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो तो गलती हमेशा आदमी की होती है। जब भी परिवार पर इल्जाम लगे तो गलती हमेशा ससुराल वालों की ही होती है। ये बात एक ऐसे शीशे की तरह है जो हमारी आंखों पर चश्मा बनकर चढ़ जाती है, और जब ये शीशा आंखों पर होता है तो हम सच को देख नहीं पाते हैं। इस शीशे की वजह से ही हम ये देख नहीं पाते कि एक औरत भी स्वार्थी हो सकती है, झूठ बोल सकती है, किसी को फंसाने की पूरी प्लानिंग कर सकती है और कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल भी कर सकती है। नंदिनी ने गहरी सांस ली और कहा, योर ऑनर, दिनेश जी पर लगाया गया इल्जाम उस दिन का है जब वो अस्पताल में थे। ये सबूतों से साबित हो चुका है। ममता जी पर दहेज के लालच का इल्जाम
उस घर पर लगाया गया जहां अंजना लाखों की शॉपिंग करती थी। गरिमा पर जुल्म का इल्जाम उस बच्ची पर लगाया गया जो खुद अभी पढ़ रही थी। वो एक पल के लिए रुकी। अभिजीत ने गलती की, एक थप्पड़, जो कि गलत था। मैं ये नहीं कहती कि वो सही था, लेकिन आप उस एक पल के पीछे की पूरी कहानी सुनिए। एक बेटा जिसने अपने बीमार बाप को बंद कमरे में देखा, एक माँ को अपने ही घर में कैद देखा, उस पल में जो गुस्सा फूटा वो किसी भी इंसान में फूटता। उस गलती की सजा वो 1 साल जेल में काट चुका है। बाकी सारे इल्जाम, दहेज, जुल्म, मारपीट, सब कुछ झूठ है। ये एक ऐसी सोची समझी साजिश है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप इस अदालत में सच और सबूत को देखते हुए ही फैसला करें और एक ऐसे परिवार को इंसाफ दें जो पिछले 1 साल से टूट रहा है। नंदिनी बैठ गई। अदालत में ऐसी खामोशी पसर गई जैसे वक्त रुक गया हो। जज ने फाइल अच्छी तरह से देखी, फिर ऊपर देखकर कहा, यह अदालत 1 घंटे का ब्रेक लेती है। हथौड़ा गिरा और फिर वो 1 घंटा सबसे लंबा घंटा बन गया। नंदिनी बाहर बेंच पर बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दिनेश जी उसके पास आए और बोले, बेटा नंदिनी, तुमने जो किया वो मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। नंदिनी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अंकल, सच का साथ देना मेरा फर्ज बनता है। आपने उम्र भर बच्चों को यही सिखाया है कि हमेशा सच का साथ दो, और आज मैं वही कर रही हूँ। ये सुनकर दिनेश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। 1 घंटे के बाद जज साहब वापस आए। सब लोग उठकर खड़े हो गए, फिर बैठ गए। सबने अपनी सांसें रोक रखी थीं। जज साहब ने फाइल खोली और फिर फैसला सुनाना शुरू किया। इस अदालत ने सारे नए सबूत देखे, गवाहों के बयान सुने हैं, सीसीटीवी फुटेज और अस्पताल के कागजात भी देखे हैं। इस अदालत का मानना है कि दिनेश सिंह पर लगाए गए इल्जाम पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। सबूत साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि वो उस दिन हॉस्पिटल में थे, इसलिए उनके खिलाफ लगाए गए सारे इल्जाम खारिज किए जाते हैं। ममता देवी और गरिमा पर लगाए गए इल्जाम भी अदालत खारिज करती है। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके बाद जज साहब ने अभिजीत की तरफ देखा। अभिजीत सिंह ने यह कबूल किया है कि उन्होंने एक बार अंजना पर हाथ उठाया था। ये गलत था। अदालत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने इसके लिए करीब 1 साल की सजा काट ली है। इसलिए इस अदालत का फैसला है कि अभिजीत सिंह की बाकी सजा माफ की जाती है और वो बाइज्जत बरी किए जाते हैं। अदालत का फैसला सुनते ही पीछे की बेंच पर बैठी गरिमा ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। जज साहब ने आगे कहा, इसके अलावा अंजना सिंह की तरफ से लगाए गए झूठे इल्जामों की वजह से अभिजीत और उनके परिवार को जो मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ है, उसके लिए अंजना सिंह को 50 लाख रुपए का हर्जाना देना होगा। साथ ही कानून को गुमराह करने, अदालत का वक्त बर्बाद करने और एक बेगुनाह परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने के जुर्म में अंजना सिंह को 4 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है और पहले फैसले में जो 50 लाख का हर्जाना और 1 लाख रुपए महीना गुजारा भत्ता तय किया गया था, उसे पूरी तरह से खारिज किया जाता है। इसके बाद जज साहब ने कुछ सेकंड रुककर अदालत में बैठे सभी लोगों की तरफ ध्यान से देखा और बोले, इस अदालत का हमारे समाज को संदेश है कि कानून सबके लिए एक समान है। ये किसी के लिए कोई हथियार नहीं है जिसे किसी बेगुनाह को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो खुद कानून की नजर में मुजरिम है। जज साहब का हथौड़ा गिरा और उसी के साथ 1 साल का बोझ भी गिर गया। अदालत के बाहर अभिजीत ने खुली हवा में सांस ली। 1 साल के बाद खुली हवा में सांस लेना उसे बहुत हल्का महसूस करा रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी रंगत लौट रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। कुछ देर बाद उसने धीरे से आंखें खोली तो सामने उसके पापा खड़े थे। दोनों के बीच एक पल के लिए खामोशी रही। फिर अभिजीत आगे बढ़ा और उसने अपने पापा को गले से लगा लिया। दिनेश जी ने उसकी पीठ थपथपाई। वो कुछ भी नहीं बोले क्योंकि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। ममता जी और गरिमा भी उनके पास आ गईं। चारों एक दूसरे से लिपट गए। थोड़ी दूर पर खड़ी नंदिनी ये सब देख रही थी। ये नजारा देखकर उसकी आंखें भी भर आई थीं, मगर उसके होठों पर एक लंबी मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद अभिजीत नंदिनी के पास आया और उसकी आंखों में देखा। अभिजीत ने कहा, नंदिनी, तुमने जो किया। ये कहते कहते उसकी आवाज रुक गई। नंदिनी ने कहा, ये मेरा काम था अभिजीत। अभिजीत ने कहा, नहीं,
ये तुम्हारा काम नहीं था, ये तुमने दिल से किया और मैं जानना चाहता हूँ क्यों। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी रही। फिर नंदिनी ने कहा, अभिजीत, क्या तुम्हें वो स्कूल का पेड़ याद है? अभिजीत ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ याद है। नंदिनी ने कहा, वहां एक बार मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पाई, पर आज मैं कहती हूँ। उसने गहरी सांस ली। मैं तुमसे बहुत पहले से, स्कूल के दिनों से ही, उस पेड़ के नीचे बैठने से भी पहले से प्यार करती आई हूं। तुम अपने सपनों की दुनिया में इतने खोए रहते थे कि मेरी तरफ कभी देखा ही नहीं और मैंने कभी कहा भी नहीं। लेकिन आज अगर नहीं कहा तो शायद फिर मैं तुमसे कभी कह भी नहीं पाऊंगी। ये सुनकर अभिजीत की आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, नंदिनी, मुझे नहीं पता था, सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। अभिजीत ने कहा, लेकिन आज मैं जान गया हूं और आज मैं ये भी जान गया हूं कि जिंदगी में जो इंसान सबसे मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो, जो बिना किसी फायदे के तुम्हारे लिए लड़े, जो तुम पर भरोसा रखे जब पूरी दुनिया तुम पर से भरोसा करना छोड़ चुकी हो, तो वो इंसान कोई मामूली इंसान नहीं होता। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी, एक नई शुरुआत का? ये सुनते ही नंदिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। कुछ महीनों के बाद जब अभिजीत का अंजना से तलाक हो गया, तो फिर एक मंदिर में सिर्फ परिवार और कुछ करीबी लोगों की मौजूदगी में अभिजीत और नंदिनी की शादी हो गई। दिनेश जी ने अभिजीत के माथे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, इस बार तुम सही इंसान के साथ खड़े हो। अभिजीत ने नंदिनी की तरफ देखा और कहा, हाँ पापा, इस बार बिल्कुल सही। ममता जी ने नंदिनी को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, तुमने जो हमारे लिए किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। नंदिनी ने कहा, माँ जी, ये परिवार अब मेरा भी परिवार है। गरिमा बगल में खड़ी थी। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा और सिर्फ एक शब्द कहा, भाभी, और इस एक शब्द में पूरी दुनिया थी। जब सब लोग चले गए तो अभिजीत और नंदिनी मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। अभिजीत ने कहा, नंदिनी, एक बात पूछूं? जब तुमने अखबार में मेरा नाम पढ़ा उस रात, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शक हुआ कि मैंने सच में कुछ किया होगा? नंदिनी ने अभिजीत की तरफ देखा और कहा, नहीं। अभिजीत ने पूछा, क्यों? क्यों नहीं? नंदिनी ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूं अभिजीत, तुम्हारे दिल को जानती हूं। जो इंसान दूसरों के झगड़ों को सुलझाकर उन्हें समझाता था, जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था, जो अपने पापा की इज्जत के लिए जीता था, वो ऐसा नहीं कर सकता। अभिजीत ने आसमान की तरफ देखा और कहा, काश मैं पहले देख पाता। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, देर से देखा, लेकिन देखा तो सही। और फिर दोनों हंस पड़े। और उस रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे उन दो इंसानों के लिए जिंदगी ने एक नया रास्ता खोल दिया। एक ऐसा रास्ता जिस पर दर्द नहीं था, झूठ नहीं था, सिर्फ एक नई खूबसूरत शुरुआत थी। तो दोस्तों, सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया जरूर जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। झूठ, छल और कानून के दुरुपयोग से भले ही किसी निर्दोष को कुछ समय तक परेशान किया जा सके, पर अंततः सत्य सामने आकर न्याय दिलाता है। साथ ही किसी व्यक्ति के बारे में केवल आरोप सुनकर फैसला नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि हर कहानी का दूसरा पक्ष भी होता है। दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र, घटनाएं और संवाद पूरी तरह से काल्पनिक है तथा केवल मनोरंजन और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समुदाय, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस कहानी में दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, झूठे आरोप, कानूनी विवाद और अन्य संवेदनशील सामाजिक विषयों का उल्लेख किया गया है। इनका उद्देश्य किसी भी प्रकार के हिंसक, गैर कानूनी या अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना, उचित ठहराना या किसी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करना नहीं है।
हम सभी प्रकार की घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, उत्पीड़न, झूठे आरोपों तथा कानून के दुरुपयोग की निंदा करते हैं। किसी भी आरोप या विवाद की सच्चाई का निर्धारण केवल सक्षम न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को केवल एक काल्पनिक कथा के रूप में देखें और वास्तविक जीवन के मामलों में कानूनी तथा विशेषज्ञ सलाह पर ही भरोसा करें। धन्यवाद।